आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और सजा है मध्य प्रदेश की दशा और दिशा पर चर्चा का सबसे बड़ा मंच डायमंड स्टेट समिट। किसी भी राज्य की असली ताकत केवल उसके विकास के कार्यों में नहीं होती, बल्कि उसकी सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक समरसता और साझा पहचान में छिपी होती है। और इन्हीं महत्वपूर्ण विषय पर, इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच दो विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं, उपस्थित हैं। सबसे पहले तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार और वीर भारत न्यास के सचिव श्री राम तिवारी जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल जी का भी बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और इनसे बात करेंगी मेरी सहयोगी एक बार फिर से जया मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सर मंच पर। शुरुआत करते हैं संस्कृति की बातों से, अपने कल्चर से, सनातन की बातों से और वैदिक धर्म की कुछ चर्चा से। सांस्कृतिक रूप से मध्य प्रदेश बहुत बृहद है, बहुत समृद्ध है। उसके सांस्कृतिक सलाहकार आप बने हैं। कैसा लगता है आपको? यह अनुभव कैसा है और कैसा काम हो रहा है? देखिए, जो बात मैं शुरू करना चाहता हूं कि सभ्यता वो हमारा देश का जीवन है और संस्कृति उसकी सुगंध है। तो चाहे फिर वो राजनीति हो, विज्ञान हो, धर्म हो, अध्यात्म हो, अंतरिक्ष विज्ञान हो, सब कुछ संस्कृति का ही हिस्सा है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। जितना बड़ा जीवन है उतना ही बड़ा सांस्कृतिक संसार है। दूसरी बात कि संस्कृति के साथ एक तरह से निरंतर संबंध है और जिसको कहना चाहिए कि जितनी उम्र है उसी के साथ संबंध रहा है। और उज्जैन का रहने वाला हूँ, तो सांस्कृतिक ताना बाना और जो कवच है वो है ही। ये अलग बात है कि डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुझे सांस्कृतिक सलाहकार बनाया और ये मेरे लिए आनंद का विषय है, गौरव का विषय है कि मध्य प्रदेश के अपने इतिहास में पहली बार किसी को सांस्कृतिक सलाहकार के रूप में कहा है, क्योंकि उनके मन में भी संस्कृति को लेकर एक जिजीविषा है, संकल्प है और एक तरह से वो संस्कृति के आराधक भी हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि देश के अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनमें वो थोड़े से अलग पहचान उनकी है, वो सांस्कृतिक ताना बाना ही उनका है। और तो ऐसा कुछ सांस्कृतिक कार्य करने में उनको भी आनंद आता है, हमको भी आनंद आता है। अब आते हैं वक्फ बोर्ड के कामकाज पर बात करते हैं, क्योंकि वक्फ संशोधन के बाद मध्य प्रदेश पहला राज्य बनता है जहां पर वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आप जरा इसके कामकाज के बारे में बताइए। जब पुनर्गठन हुआ है, कैसे काम हो रहा है इसका? देखिए जया जी, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर। और जब आपने कहा है कि नया कानून और क्या विशेषता है, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि वक्फ क्या है। असल में वक्फ एक ऐसी पवित्रता का नाम है, ऐसे नेक काम का नाम है जो समाज के गरीब जरूरतमंद लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, किसी भी समाज में ऐसे दबे हुए या कुचले हुए लोग, खास करके जब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते बात करते हैं तो अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा होता है, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ गया है, उसको कैसे आगे लाया जाए, ये अंत्योदय। और वक्फ का काम भी यही। वक्फ इसीलिए लोगों ने किया, अपनी वैधानिक संपत्ति का एक हिस्सा अपनी संतानों को न देते हुए
समाज हित के लिए स्थायी रूप से दान कर देने का नाम वक्फ है। तो जब कोई व्यक्ति अपनी वैधानिक संपत्ति को दान करे, अपनी संतानों को ना दे, और उस संपत्ति का सही उपयोग ना हो कानून की कुछ कमियों के कारण से, या समाज में कुछ ऐसे भेड़िए बैठ गए जो उस संपत्ति से अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं, ऐसे वक्फ माफिया बैठ गए, तो उन पर अंकुश कैसे लगे, पारदर्शिता कैसे आए, जवाबदेही कैसे बढ़े? इसलिए नए कानून की आवश्यकता लगी। और नए कानून के माध्यम से हम ऐसी सारी संपत्तियों की वैधानिकता को देखते हुए, उनकी आय को बढ़ाते हुए और समाज हित में हम फलाई काम कर पाए, अर्थात जन कल्याण और परोपकार के कार्य सही तरीके से कर पाए, उन संपत्तियों का सही उपयोग हो सके, इसलिए नया कानून आया। श्री राम जी, क्योंकि संस्कृति को लेकर बातें हो रही हैं, तो अब मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है उसको बड़े लेवल पर ले जाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जाने के लिए, राष्ट्रीय लेवल पर ले जाने के लिए कैसे काम हो रहा है? मध्य प्रदेश का निवासी होने में और उज्जैन का बच्चा होने में मुझे गर्व है। हम ऐसी भूमि में अभी जहां बैठकर भोपाल में हम बात कर रहे हैं, जो नर्मदा का क्षेत्र है, दुनिया की प्राचीनतम नदियों में नर्मदा शुमार है। आधुनिक विज्ञान वाले अभी पहुंचे हैं 10 करोड़ साल तक उसके इतिहास को लेकर। हम लोगों का जो अध्ययन कहता है वो कम से कम 150 करोड़ साल की सभ्यता इस आंचल में निवास कर रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय शुरू से ही है। महाभारत के युद्ध का प्रांगण ये रहा है। श्री कृष्ण के शिक्षा का और कृष्ण से श्री कृष्ण बनने का ये गौरवशाली स्थल रहा है। ठीक ऐसे ही राम के श्री राम हो जाने का स्थान भी मध्य प्रदेश रहा है। और तमाम जो हमारे गौरव चरित्र हैं, चाहे वो परशुराम हो, चाहे दत्तात्रेय हो, बहुत सारे नाम में गिना सकता हूँ, आचार्य शंकर हो, तो ये सब मध्य प्रदेश के आए और यूनिवर्सल हुए, अंतर्राष्ट्रीय हुए। मध्य प्रदेश सरकार पिछले 2.5 वर्षों में विशेष रूप से प्रदेश का जो सांस्कृतिक ताना बाना है, जो गौरव है, हमारी जो परंपरा है, उसको हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से पुनर्परिचित कराने का, उसके पुनरावलोकन कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें कई तरह की गतिविधियां हैं, चाहे जैसे अभी हमने विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, क्योंकि बार बार उज्जैन का संदर्भ आएगा, क्योंकि कालगणना का वो केंद्र जो है सृष्टि के आरंभ से ही रहा है। तो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के नाम से के माध्यम से हमने जो हमारी जो कालगणना की जो परंपरा है, जिसको एक तरह से चतुराई के साथ या साजिशन जिसको भुला दिया गया था, लगभग 1884 के आसपास जब हम पराधीन हुए, तो ऐसी चाहे वो ग्रीनविच की बात हो, चाहे और दूसरा जो स्टैंडर्ड टाइम की बात हो, तो हमको हमारी पहचान ही भुला दी गई। और बल्कि मैं तो उसका जिक्र पहले भी किया है कि वैदिक घड़ी की जब स्थापना हम मुख्यमंत्री निवास पर हम कर रहे थे पिछले वर्ष, ज़्यादा समय नहीं हुआ उसमें, उसी दिन अमेरिका के जो समर्थतम राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि गलत कालगणना के कारण एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो हम लोगों का ये कहना था कि भाई आपने अनावश्यक रूप से जहाँ सूर्योदय नहीं होता है, जहाँ सूर्यास्त नहीं होता है, ऐसे स्थान को कालगणना का केंद्र बना दिया, जिसके कारण, और रात को 12 बजे आपने कहा कि दिन बदल गया। तो किसी भी परंपरा में, हम दोनों बैठे हुए, सनवर पटेल भी हैं, मैं भी हूँ, हमारी परंपराओं में चाहे हिंदू परंपरा हो या मुस्लिम परंपरा हो, 12 बजे रात को दिन बदलता ही नहीं है। इनके यहाँ भी जो शहरी और सारे जो गतिविधियाँ होती हैं वो सूर्योदय के आसपास ही होती हैं। तो ये इस जो साजिश है, इससे पार पाने के लिए, इस चुनौती का सामना करने के लिए भी हमने वैदिक घड़ी देखा। लेकिन एक सवाल भी उठाया गया कि अभी तो जमाना फोन का है, भले हमने वॉच पहनी है, लेकिन फिर भी अगर हमें टाइम देखना हो तो हम फोन से ही देख लेते हैं।
तो रेलेवेंट लग रहा है कि ये जो वैदिक घड़ी है ये रेलेवेंट है। और इसके पीछे का लॉजिक, उसमें वैदिक घड़ी का ऐप भी है। हाँ, और वो केवल 189 माने 189 लैंग्वेजेस में वो है। रिस्पांस अच्छा मिल रहा है इसको लेकर। हाँ, आ रहा है ना। और अभी हम लोग उसको रिस्ट वॉच लेके भी आ रहे हैं। मैंने ये सारी घोषणाएं सीएम को करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन अब संयोग की बात है तो इसकी रिस्ट वॉच लेके भी आ रहे हैं और जल्द ही इसको यूनिवर्सल प्रोग्राम में हम डाल रहे हैं। तो वो होना ही है, क्योंकि अब ये जो समय है, जो माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है, मुख्यमंत्री भी कहते हैं, ये जो समय है ये भारत का समय है। भारत का समय है, सनातन का समय है और वैदिक का समय है। हाँ। सनवर जी, क्योंकि वक्फ बोर्ड में एक बड़ा बदलाव किया गया और उस बदलाव को लेकर बहुत विरोध हुआ, बहुत चर्चा की गई, हिंदुओं को जोड़ दिया आप लोगों ने। 2 ऐसे सदस्य जो गैर मुस्लिम हैं उनको आपने जगह दी वक्फ में। आपको लगता है ये सही है? और विरोध हुआ तो उसका आकलन आप लोगों ने किया क्या? देखिए, बहुत ही मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब देश की संसद कोई कानून बनाती है तो राज्यों को उस कानून का पालन करना होता है। वक्फ को लेकर आजाद भारत में पहली बार कोई कानून बना 1954, वक्फ एक्ट 1954। तो किसने बनाया? भारत की संसद ने बनाया। उसका दोबारा जब समय आगे बढ़ता है, काल का प्रवाह जब चलता है, तो नई नई चुनौतियां आती हैं और नई नई चुनौतियों को सामना करने के लिए नए कानून की आवश्यकता होती है। तो 1954 के कानून को 1995 से रिप्लेस किया। नया कानून 1995 बना, 95 के बाद 2013 बना और 2013 के बाद 2025 बना। तो जिस तरह 54, 54, 95 और 2013 को अक्षरशः पालन करके राज्यों को बोर्ड बनाना होते थे, उसी तरह वक्फ संशोधन 2025 में जो संसद ने तय कर दिया है, संसद ने तय किया है कि उसमें एक सांसद होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए, विधायक होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए, एक मुस्लिम स्कॉलर होना चाहिए, उसी प्रकार से 2 इलेक्टेड इलेक्ट्रॉल से पार्षद, कॉर्पोरेटर या सरपंच होना चाहिए और एक सामाजिक क्षेत्र का प्रतिनिधि, और साथ में एक्सपर्ट के नाते 2 नॉन मुस्लिम भाइयों को जोड़ा है। 11 सदस्यीय जो बोर्ड होगा उसमें 2 नॉन मुस्लिम एक्सपर्ट के नाते। एक्सपर्ट कैसे? वक्फ बोर्डों में प्रशासनिक व्यवस्था होती है, वित्तीय व्यवस्था होती है, तो यह राज्य स्तर की बात चल रही है। तो राज्यों में जब प्रशासनिक व्यवस्था होगी तो प्रशासन से जुड़ा हुआ कोई एक्सपर्ट या वित्त से जुड़ा कोई एक्सपर्ट, तो 11 में से 2 लोगों को नॉन मुस्लिम एक्सपर्ट के नाते जोड़ा है। और गलतफहमियां पैदा की जाती है। कुछ लोग, जैसा आपने कहा कि विरोध, कुछ लोगों ने अपना काम ही विरोध बना लिया, अपना स्वभाव ही विरोध बना लिया। जब जब देश में कोई कानून आता है, समाज सुधार के लिए कोई कानून आता है, तब तब वो विरोध करने का अपना शगुफा अपने हाथ में ले लेते हैं। तो ऐसे लोग बहुत चंद लोग हैं। ठीक है, आप ये समझा रहे हैं और ये बार बार आप कह रहे हैं कि ये फैसला सही है और ये बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने किया, लेकिन अब आपके समुदाय में भी इसको लेकर बहुत विरोध है। जितने भी बड़े धर्मगुरु हैं वो उन्होंने इसका विरोध किया। बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसे रील्स मैंने देखी, इंस्टाग्राम पर, जहां पर आपका नाम लेकर विरोध किया गया कि आपकी मजबूरी हो सकती है कि आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई मजबूरी नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा विरोध है। ये कुछ भड़काने वाले चंद लोग हैं और खास करके कोई बड़े धर्मगुरु या सर्वमान्य धर्मगुरु इस प्रकार से जिनके पीछे समाज खड़ा होता हो, जिनके साथ खड़ा होता हो, इस प्रकार से कोई विरोध मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा विरोध इस प्रकार का हुआ है। और जब हम समाज हित में फैसले लेते हैं, जब हम बेटे बेटियों को पढ़ाते हैं, पढ़ो पढ़ाओ राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनो नामक योजना के माध्यम से हमारे मुस्लिम ऐसे मेधावी बेटे बेटी जो पढ़ाई में अच्छे हैं लेकिन आर्थिक अभाव के कारण उनकी पढ़ाई छूट जाती है, उनके ड्रॉप आउट को रोकते हैं, तो वही हमारा समाज हमारे फैसलों को स्वीकार करता है और हमारा स्वागत सम्मान भी करता है। श्रीराम जी, क्योंकि अब सिंहस्थ 2028 को लेकर भी बातें होने लगी हैं, तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी। महाकुंभ हमने देखा कि कितनी भव्य तरीके से इस बार आयोजन किया गया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी बहुत उसमें इस्तेमाल किया गया ताकि सिर्फ देश तक ना ये संस्कृति रहे बल्कि विदेशों तक पहुंचे। लोगों ने बहुत उसमें इंटरेस्ट भी दिखाया। अभी कैसे काम हो रहा है, क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म का आप लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे? देखिए,
इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तो बड़े काम हो रहे हैं और रोज समाचार पत्रों में, मीडिया में उसकी जानकारी हम देते ही हैं। आपने जब महाकुंभ का जिक्र किया तो मैं उसी से जोड़ना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश जो भूमि है वो अमृत मंथन की असली भूमि है। प्रयागराज नहीं है, हरिद्वार नहीं है, नासिक नहीं है। आज से करोड़ों साल पहले जब ये सब घटनाक्रम घटा होगा तो नर्मदा के नीचे वाला जो इलाका है वो केवल जल ही जल था, समुद्र था। देवासुर संग्राम की घटना भी जो है वो उज्जैन और निमाड़ का जो इलाका है, महेश्वर है, खंडवा है, उसके आसपास की घटना है वो। इंद्र का जन्म भी मध्य प्रदेश में हुआ है। और तीसरा वामन अवतार जिसकी हम बात करते हैं, देवासुर संग्राम के बाद वामन अवतार का जो विषय है वो भी मध्य प्रदेश के निमाड़ से और उज्जैन से उसका संबंध है। समुद्र मंथन हुआ, पहले देवासुर संग्राम हुआ। देश में हम आख्यान जो बताते हैं, परंपरा बताती है कि 13 देवासुर संग्राम हुए, उसमें से 3 की भूमि जो है मध्य प्रदेश है, नंबर 1। दूसरा, देवासुर संग्राम के बाद फिर ये हुआ कि जो सारी शक्तियां हैं, असुर हैं या मनुष्य हैं या देवता हैं, ये आपस में मिलकर एक कुछ सार्थक विकास के काम में लगे। इसलिए फिर समुद्र मंथन हुआ, वो मध्य प्रदेश में हुआ। उसके बाद उसका जो रत्न, 14 रत्न जो मिले हैं, चाहे उसमें लक्ष्मी हो या धन्वंतरी हो, पारिजात हो, एरावत हो और अमृत, वो सब भी जो है समुद्र मंथन में मिले। लेकिन अमृत मंथन का जो घटनाक्रम है वो महाकाल वन, महाकाल के आंचल में हुआ। महाकाल ने सबसे पहले जो कालकूट विष है, हलाहल जो विष है, उसका पान किया और बाकी सब जो गतिविधियों का, जो रत्नों का वितरण हुआ। अमृत मंथन का जो सिलसिला चालू, अमृत वितरण का जो सिलसिला चालू हुआ, तो राहु केतु का जन्म भी उज्जैन में हुआ है। मंगल ग्रह की भी बात है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो कहना चाहता हूं कि वी आर द पायोनियर। और महाकुंभ तो वो अपनी जोड़ रहे हैं कि 144 साल की गतिविधि है। स्कंद पुराण और बाकी जो गतिविधि बताते हैं, आख्यान बताते हैं कि महर्षि सांदीपनी काशी से चलकर उज्जैन आते हैं आज से लगभग 7000 साल पहले। तब वो देखते हैं, उसको विटनेस करते हैं कि समुद्र, उज्जैन जो है दुर्भिक्ष का शिकार है, सिंहस्थ भी नहीं हो पा रहा है। तब वो अपने तपस्या करते हैं, आदि आदि वो जो घटनाक्रम है। तो सिंहस्थ की जो हमारी परंपरा है वो केवल 7000 साल पहले की है। दुनिया का सबसे प्राचीनतम जो उत्सव है वो सिंहस्थ है। और उसको लेकर डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं और मध्य प्रदेश सरकार की बहुत ही भारी तैयारियां हैं, लेकिन वो समय रहते मुख्यमंत्री का अधिकार है वो इसको बताएं। अब आपने बहुत सारी बातें बताई संस्कृति के बारे में और बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम का जिक्र किया जिसके बारे में यहाँ पर जो बैठी हुई जनरेशन है, आप देख रहे हैं जेनजीज, युवा, इनको पता भी नहीं होगा इसके बारे में। ये कहानियां इनको पता नहीं होंगी, पुराणों के बारे में, वेद के बारे में, सांदीपनी के बारे में। तो इस जनरेशन को सनातन से जोड़ने के लिए, वैदिक धर्म से जोड़ने के लिए, क्योंकि इनको हर बात में लॉजिक चाहिए, तो लॉजिक के साथ संस्कृति से इनको कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए कोई पहल? तो हम कई तरह से कर रहे हैं। जैसे मेरा संबंध है विक्रमादित्य शोधपीठ से, वो हम तमाम गतिविधियां उसके माध्यम से करते हैं। वीर भारत न्यास का गठन हुआ है, तो उज्जैन में हम लोग कोठी पैलेस और आसपास का जो स्थाप परिसर है वहाँ पर युग युगिन भारत की जो गौरव गाथा है, ये सारे जो आख्यान है उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। और जल्द ही बैतूल में जो जनजातीय परंपरा है हमारी, उसका जो योगदान है समाज के विकास में, उसको लेकर संग्रहालय हम बनाने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे जो न्यास है वो, या श्री कृष्ण पातिया न्यास हो या शोधपीठ हो, ये सब मिलकर भी, चाहे जो आप आधुनिक जो बात करें डिजिटल प्लेटफॉर्म की, तो यूट्यूब चैनल भी हमारे हैं और करोड़ों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस जनरेशन को जोड़ने के लिए। सनवर जी, अब आते हैं कि वक्फ बोर्ड के तहत
वक्फ की संपत्तियों पर अतिक्रमण की खबरें हम भी देखते रहते हैं, आप लोग भी उस पर काम कर रहे हैं और बहुत करीब से देख रहे हैं। उस अतिक्रमण को हटाने के लिए क्या कार्य योजना अब तक है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? देखिए, बहुत ही अच्छा आपका सवाल है और मैं बताना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि वक्फ की संपत्तियों पर 90% से ज्यादा संपत्तियों पर अवैध कब्जे हो गए, अतिक्रमण है। सेक्शन 54 हमको ये अधिकार देता है कि उन पर सेक्शन 54 के तहत मुकदमा चलाया जाए। 54/4 के तहत जो वक्फ ट्रिब्यूनल्स बने, डीजे जहां होते हैं, उन पर वो मामला जाए और उसके बाद प्रशासन के द्वारा उनको खाली कराया जाए। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानित डॉक्टर मोहन यादव जी को, हमारे अल्पसंख्यक मामलों की जो मंत्री हैं श्रीमती कृष्णा गौर जी को, कि हमने लगातार इनके सहयोग से मध्य प्रदेश को हमने अव्वल प्रदेश बनाया। हमने ऑनलाइन एंट्री जो उम्मीद पोर्टल होता है उसको मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जिसने अपनी 100% वैधानिक संपत्ति को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज किया और देश भर में इस काम को सराहा गया और दिल्ली में स्कॉच अवार्ड से मध्य प्रदेश को बुलाकर इस बात के लिए नवाजा गया कि आपने ऑनलाइन सबसे अच्छा काम किया। और जब ऑनलाइन सबसे अच्छा काम हुआ तो हमारे अतिक्रमण चिन्हित हो पाए कि कौन बड़े अतिक्रमणकारी है। और मुझे यह बताते हुए भी हर्ष है, दुख भी है कि इतने बड़े अतिक्रमणकारी हमारे यहाँ है, लेकिन ये बताते हुए हर्ष है कि हमने अपनी सरकार के माध्यम से उन पर शिकंजा कसने का काम किया। अगर देश भर के वक्फों में सबसे बड़ा रिकवरी नोटिस 29 करोड़ रुपए का कहीं जारी किया है तो मध्य प्रदेश ने किया है, भोपाल में किया है। ठीक है, अब आपकी सरकार पर, क्योंकि ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आपकी सरकार पर एक आरोप हमेशा से रहा है कि आप लोग मुस्लिम विरोधी हैं। तो मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए वक्फ कैसे काम कर रहा है कि उनका जीवन अच्छा हो, शिक्षा में वो आगे बढ़े? बहुत ही अच्छा सवाल किया। ऐसे राजनीतिक दल जो मुस्लिम समाज को अपना वोट बैंक बनाए रखना चाहती, उन्होंने हमेशा डराने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी से डराइए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से डराइए, विद्यार्थी परिषद से डराइए, जिससे कि इन लोगों से दूर रहे। जो राष्ट्रवादी संगठन है, जो विकास की राह पर चलने वाले संगठन है, जो अंत्योदय के काम को अपने हाथ में लेकर चलने वाले संगठन, उनसे दूर रखो। और जब दूर रखा तो क्या पकड़ाया? पिछले 60 साल में लगातार उनसे वोट लेने के बाद पाने पेंचिस पकड़ाए, कमानी पत्ते की दुकान पकड़ाई, टपरा पकड़ाया, अंडे मुर्गी की दुकान पकड़ाई, पंचर टायर की दुकान पकड़ाई। तो जब हम भौगोलिक रूप से वही हवा, वही पानी, ये मातृभूमि हमको सब कुछ देती है, तो फिर पंचर की दुकान या अंडे की दुकान ही क्यों है? तो ये जो भड़काने वाले लोग हैं, अब समाज इनको पहचानने लगा है और अब जो विकास के साथ है, जो राष्ट्र के साथ है, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ आने लगा है। और हमने, वक्फ बोर्ड ने खास तौर पर अपने बेटे बेटियों को पढ़ाने का काम, तालीम का काम अपने हाथ में लिया। जैसा मैंने कहा था, पढ़ो पढ़ाओ, पहले पढ़ो, वक्फ बोर्ड आपको पढ़ा रहा है, फिर पढ़ाओ, फिर आप भी किसी का सहयोग करना और राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनो, मुल्क की तरक्की में भागीदार बनो, अर्थात मोदी जी के जो विकसित भारत की कल्पना है उसमें आप भागीदार बने। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना समय देने के लिए। बहुत जोरदार धन्यवाद। तालियों के साथ एक बार धन्यवाद कीजिए हमारे दोनों मेहमानों का।